वेलकम बैक इन माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिंदी के वह वाक्य जो क्या से स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं, क्या से, स्टार्टिंग में जिसमें क्या लगा होता है, मतलब कि ऐसे सेंटेंस हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। परंतु इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं, इसको कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आइए सभी इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत इजी रूल से आपको इन हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि ये सेंटेंस हमारे कौन से हैं। तो देखिए, सेंटेंस ये क्या से स्टार्ट हुए हैं और लास्ट में इसमें इंटेरोगेटिव सिंबल है, तो ये तो समझ सकते हैं आप लोग कि ये क्वेश्चन मार्क मतलब कि प्रश्नवाचक सेंटेंस है, यानी वाक्य है। परंतु अब हमें यह देखना होगा कि ये सेंटेंस कौन से हैं, तभी तो हम उस सेंटेंस के रूल को फॉलो करेंगे। तो देखिए, लास्ट में था, थी, थे और थे आया है, मतलब कि लास्ट में था, थी, थे आता है, तो ये पास्ट टेंस कहलाते हैं। परंतु पास्ट टेंस में भी ये देखना होगा कि कौन से हैं, तो इसके लिए हमें ये पूरा वाक्य पढ़ना होगा। क्या पुराने जमाने में स्त्रियां प्रगतिशील हुआ करती थी, तो यहाँ पे स्त्रियों के प्रगतिशील की बात हो रही है, उनकी विशेषता की बात हो रही है, परंतु स्त्रियां क्या काम कर रही हैं इसके बारे में बात नहीं हो रही है। मतलब कि ये सेंटेंस कौन से है जिसमें स्त्रियों की विशेषता की बात हो और उनके काम की बात ना हो, तो ये हमारे सिंपल पास्ट टेंस कहलाते हैं। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस भी आप लोग समझ सकते हैं। क्या चाणक्य नंदवंश से नाराज रहते थे, तो यहाँ चाणक्य के नाराज होने की, उनकी विशेषता की बात की जा रही है कि वे नाराज रहते थे, परंतु चाणक्य कौन सा काम करते थे इसके बारे में आपको नहीं पता लग रहा है या नहीं बताया गया है। तो ये सेंटेंस में भी कहीं पे भी क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस समझ लीजिए। क्या भगत सिंह देश के लिए तैयार रहते थे, तो यहाँ भगत सिंह की बात हो रही है, वो तैयार रहते थे, उनकी विशेषता की वो तैयार रहते थे। क्या भगत सिंह कोई काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो मतलब कि तीनों सेंटेंस में कहीं भी क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हमारे कौन से कहलाते हैं, था, थे, थी वाले पास्ट के होते हैं, तो ये सिंपल पास्ट टेंस कहलाते हैं। सिंपल पास्ट और टेंस। तो आज के जो हमारे सेंटेंस हैं या हिंदी के जो वाक्य हमारे सामने लिखे हुए हैं, वह कौन से हैं, सिंपल पास्ट टेंस के। परंतु सिंपल पास्ट टेंस में जो हिंदी के वाक्य की स्टार्टिंग क्या से होती है, तो ऐसे सेंटेंस को हम या वाक्य को हम ए टाइप इंटेरोगेटिव कहते हैं। ए टाइप इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव ये हमारे कौन से सेंटेंस हैं, ए टाइप इंटेरोगेटिव है। इन्हें हम यस नो इंटेरोगेटिव भी कहा जाता है, इन्हें यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इनका अक्सर जवाब यस या नो में आता है। जैसे क्या पुराने जमाने में स्त्रियां प्रगतिशील हुआ करती थी, तो हम कहेंगे हाँ या नहीं। इसी प्रकार से अगला देखिए, क्या चाणक्य नंदवंश से नाराज रहते थे, हाँ या नहीं। क्या भगत सिंह देश के लिए तैयार रहते थे, हाँ या नहीं। तो इसीलिए इनका जवाब यस या नो में आता है या हाँ ना में आता है, तो इसलिए यस नो इंटरोगेटिव भी कहा जाता है। अब आइए इनके कुछ रूल्स के बारे में देख लेते हैं। हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में हुआ करती थी, हुआ करती थी, ना रहते थे, रहते थे आदि आता है, तो ये हमारे तो हुआ करती थी आदि आता है, इस प्रकार के वाक्यों को
सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। इसमें हम लिंकिंग वर्ब, वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो हमने आपको बता दिया कि लास्ट में क्या है और उन सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इसमें क्या यूज होता है। परंतु अब हम इसे यूज कैसे करेंगे, ये हम आपको जब हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे तो आपको एक एक चीज को समझा देंगे। क्योंकि इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए यहाँ प्रॉपर जगह ना होने के कारण अब आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्या पुराने जमाने में स्त्रियां प्रगतिशील हुआ करती हैं, बस आप इतना ध्यान रखिए कि इसमें जो बाज वर्ब का प्रयोग होता है तो हमेशा सिंगुलर के साथ बाज लगता है और बहुवचन के साथ वर लगता है। इतना ध्यान रखिए कि एक वचन के साथ आप बाज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ आप वर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है, क्या पुराने जमाने में स्त्रियां प्रगतिशील हुआ करती थी, तो हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा लिंकिंग वर्ब बाज वर्ब से होती है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमें बाज पहले लगाना है, अगर बहुवचन है तो वर लगाना है। तो देखना है क्या पुराने जमाने में स्त्रियां प्रगतिशील हुआ करती थी, परंतु आप ये तभी तो कन्वर्ट कर पाएंगे जब आपको इनके मीनिंग पता होंगे। जैसे पुराने जमाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीनिंग क्या होती है, स्त्रियों की मीनिंग क्या होती है, मे की मीनिंग क्या होती है, प्रगतिशील की मीनिंग क्या होती है। तो सबसे पहले आइए हम इन मीनिंग को देख लेते हैं ताकि आपको इसको ट्रांसलेट करने में या समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो पुराने जमाने की होती है ओल्डन, पुराने की होती है ओल्डन, और जमाने की होती है एजस। ओल्डन एज जमाने में, मे की इंग्लिश होती है इन, स्त्रियों की इंग्लिश होती है वुमेन, और प्रगतिशील की इंग्लिश होती है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने इनके मीनिंग को नोट कर लिया है। तो आप इनकी मीनिंग अच्छी तरह देख लीजिएगा और इनको लर्न भी कर लीजिएगा। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि सब्जेक्ट यहाँ पे एक वचन है या बहुवचन है। क्या पुराने जमाने में स्त्रियां प्रगतिशील हुआ करती थी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट किसकी बात है, पुराने जमाने में। आप हमेशा ध्यान रखिए जहां पे ये प्रेपोजिशन लग जाता है वहां से सेंटेंस कभी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा पीछे चला जाता है। अब हम यहाँ से देखेंगे स्त्रियां प्रगतिशील हुआ करती थी, तो हम किनकी बात कर रहे हैं, स्त्रियों की बात कर रहे हैं। और स्त्रियों की मीनिंग वुमेन है, जो कि बहुत सारी हैं। तो बहुत सारी हैं, तो क्या वाले सेंटेंस में हम यहाँ पे बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं, बहुवचन के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे वर का प्रयोग करेंगे। अब सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ था, स्त्रियां, तो स्त्रियों की इंग्लिश क्या है बेटा, वुमेन है, यहाँ लिखा हुआ है। अब आप क्या करिए, नेगेटिव तो है नहीं, अब आप इनसे बातें करिए, सेंटेंस आपसे बातें करेंगे। स्त्रियां हुआ करती थी, क्या स्त्रियां हुआ करती थी, तो क्या हुआ करते, प्रगतिशील। तो प्रगतिशील की इंग्लिश क्या है, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ये लास्ट में जो इतना वाक्य था इसका कन्वर्ट कर लिया इंग्लिश में। अब देखिए फिर आप इससे बातें करिए। स्त्रियां प्रगतिशील हुआ करती थी कब, पुराने जमाने में, पुराने जमाने में। तो ये देखिए मे क्या प्रेपोजिशन है, और हमेशा ध्यान रखना प्रेपोजिशन जिसके साथ लगा होता है तो प्रेपोजिशन पहले आता है, जिसके साथ लगा होता है वो हमेशा बाद में जाता है। तो हम मे की इंग्लिश पहले लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इन, और पुराने जमाने की इंग्लिश क्या होती है, ओल्डन एज, तो हम लिखेंगे ओल्डन एज, ओल्डन एज। अब आप देखिए जो आपने कन्वर्ट कर लिया उसको कट कर दीजिए, क्या की होगी जमाने की होगी क्या की भी, अकॉर्डिंग टू रूल हमारा कोई मीनिंग नहीं बचा है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाक्य जो था कौन सा, क्या पुराने जमाने में स्त्रियां प्रगतिशील हुआ करती थी का इंग्लिश ट्रांसलेशन बना वर्ब वुमेन प्रोग्रेसिव इन ओल्डन एज। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या चाणक्य नंदवंश से नाराज रहते थे। तो इसमें पहले सबसे पहले उसी प्रकार से आप इसकी मीनिंग देख लीजिए। तो चाणक्य की मीनिंग क्या होगी बेटा,
चाणक्य नाम है तो आप इसका चाणक्य का चाणक्य होगा, चाणक्य। नंद नाम है बेटा, नंद का नंद होगा। अब वंश को इंग्लिश में बोलते हैं डायनेस्टी, डायनेस्टी। से की इंग्लिश यहां पे होगा विद, और नाराज की बेटा इंग्लिश होगी एंग्री, एंग्री। तो इस प्रकार से हमने इसकी मीनिंग देख ली है कि चाणक्य को इंग्लिश है चाणक्य, नंद को नंद वंश की डायनेस्टी, से की विद, और नाराज की एंग्री होगी। अब आपको इसके मीनिंग पता लग गए। अब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। क्या चाणक्य नंद वंश से नाराज रहते थे, तो चाणक्य यहाँ पे सब्जेक्ट है, हम चाणक्य की बात कर रहे हैं तो चाणक्य एक है, और एक के लिए हम क्या लगाते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। तो आप स्टार्टिंग में कौन से सेंटेंस हमारे क्या वाले सेंटेंस हैं, तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में वाज लगा दीजिए। अब सब्जेक्ट हमारा क्या था, चाणक्य था, तो चाणक्य लिख दीजिए। हमेशा ध्यान रखना जब किसी का नाम होता है तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर का आता है। अब हमने नोट जो ट्रांसलेट कर लिया उसको हम कट करेंगे। क्या चाणक्य रहते थे, तो हम क्या कहेंगे, नाराज। तो नाराज की बेटा इंग्लिश क्या होती है, एंग्री। क्या होती है नाराज की, एंग्री। ये देखिए यहां पे लिखी हुई है एंग्री, हमने पहले से ही है। अब फिर आप इससे बातें करिए। क्या चाणक्य नाराज रहते थे, किससे, नंदवंश से। तो से बेटा क्या है, प्रेपोजिशन है, और हमने अभी पहले आपसे क्या बताया था यहाँ पर कि प्रेपोजिशन जिसके साथ लगा होता है वो पहले हो जाता है, और जिसके साथ लगा होता है वो बाद में लिखा जाता है इंग्लिश में। तो से की इंग्लिश बेटा क्या होगी, विद। क्या होगी, विद। यहाँ पे से की इंग्लिश विद बोलो, के साथ, विद नंद डायनेस्टी, और नंद वंश की बेटा क्या होगी, नंद डायनेस्टी। और इस प्रकार से हमने जो कन्वर्ट किया है उसको हम कट कर देंगे, नंद को कन्वर्ट कर दीजिए, से के कर दीजिए। तो इस प्रकार से हमारा जो हिंदी का वाक्य था, क्या चाणक्य नंद वंश से नाराज रहते थे, उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन बना, वाज चाणक्य एंग्री विद नंद डायनेस्टी। अब हमारा अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। क्या भगत सिंह, अगर बच्चों हमारा ये वीडियो आपको समझ में आ रहा हो, हमारा चैप्टर समझ में आ रहा है, आपको ट्रांसलेशन के बारे में जानकारी मिल रही हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को आगे से आगे लोगों तक शेयर करिए। क्या भगत सिंह देश के लिए तैयार रहते थे, तो यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ, जल्दी बात सबसे पहले हम लिंकिंग पर वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, परंतु उसके पहले हमें सब्जेक्ट देखना होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। क्या भगत सिंह देश के लिए तैयार रहते, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, भगत सिंह की बात कर रहे हैं, तो भगत सिंह सब्जेक्ट है। तो हालांकि बात आएगा, परंतु इससे पहले हम इसके मीनिंग देख लेते हैं, तो जिससे कि आप आराम से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पाए, क्योंकि जब तक आपको इसके मीनिंग नहीं पता होंगे तब तक आप इसे ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो भगत सिंह की इंग्लिश भगत सिंह होती है, देश को इंग्लिश में कंट्री कहते हैं, के की इंग्लिश ऑफ होती है, और तैयार की इंग्लिश रेडी होती है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, मीनिंग को नोट कर लिया। अब आप इसको देखिए, इसमें सब्जेक्ट हमारा भगत सिंह बन रहा था, तो हमारा इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है क्योंकि भगत सिंह एक है, तो सिंगुलर के लिए हम बेटा क्या लगाते हैं, यहाँ देखिए वाज लगाते हैं। तो सबसे पहले हम वाज लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा भगत सिंह था, तो आप भगत सिंह लिखेंगे। और हमने अभी पहले ही बताया कि अगर किसी का नाम होता है तो उसका लेटर पहला कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, वाज भगत सिंह। अब आप इतना लिखने के बाद इसको कट करिए, जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। क्या भगत सिंह रहते थे, ये हमारा कन्वर्ट हो गया है। क्या भगत सिंह रहते थे, क्या तैयार, तो हम तैयार की क्या लिखेंगे, रेडी। तैयार की इंग्लिश क्या होती है, रेडी। अब हम रेडी की भी हिंदी को कट करेंगे, मतलब तैयार को कट कर देंगे। फिर आप इससे बातें करिए। क्या भगत सिंह तैयार रहते थे, किसके लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के लिए। यहां पे बेटा लिए नहीं लिखा, देश के लिए, यहां पे लिए आएगा, देश के लिए, देश के लिए तैयार रहते थे। तो के लिए की अब यहां पे इंग्लिश बन जाएगी फॉर, क्योंकि के लिए की इंग्लिश क्या होती है, फॉर। तो हम लिखेंगे यहां पे, अब ये के लिए क्या है, प्रेपोजिशन है, किसके साथ लगा, देश के साथ। तो रूल के अकॉर्डिंग जिसके साथ प्रेपोजिशन लगा होता है तो इंग्लिश में हम उसे पहले लिखते हैं और हिंदी और उसको बाद में लिखा जाता है। तो के लिए की इंग्लिश क्या होगी, फॉर कंट्री, देश की क्या होती है, कंट्री। अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, जिसको हमने देश के लिए ये कट कर दिया है। तो हमारा जो सेंटेंस था, क्या भगत सिंह देश के लिए तैयार रहते थे,
तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बना बाज भगत सिंह रेडी फॉर कंट्री। तो इस प्रकार से आज के इस चैप्टर में, इस वीडियो में हमने ए टाइप इंट्रोगेटिव, कौन से सिंपल पास्ट थे जिन्हें हम यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं, तो हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन को, हिंदी वाक्य को इंग्लिश ट्रांसलेशन करना बहुत इजी तरीके से सिखा है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन करिए, ताकि ये ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा बच्चे इसके लिए पढ़ सकें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।